हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी की थी, अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है टेंथ के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले देखिए। फॉर एग्जांपल, पिछले वाले डायग्राम में ही मैं एक पार्ट उठा लेता हूँ उसका। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सिंपल कोई भी स्लैब ले ली इस फॉर्म में, ठीक। तो मैंने कहा कि इसके बीच में वाटर है। तो सबसे पहला लॉ देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, और ये इंटरफेस है ट्रांसपेरेंट मीडिया का। एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों इसी प्लेन पे लाई करें। दिस इज द प्लेन, दिस इज द कॉमन प्लेन, ठीक है। ये एक कॉमन प्लेन बना लिया हमने। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे भी आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है इस प्लेन पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करें, या फिर कॉमन पॉइंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट पे तीनों के तीनों आगे मीट कर रही हैं, समझ रहे ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, देखो इस पॉइंट पे आगे ये तीनों के तीनों इस प्लेन पे, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, समझ रहे हो। अब जो सेकेंड लॉ है वो भी देखिए आप। अब स्टूडेंट, हमने क्या किया सेकेंड लॉ में कि ये जो यहाँ पे एंगल बना इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे का, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट जैसे ग्लास लेवल एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे पॉइंट लगाए पी डैश, समझ रहे स्टूडेंट। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन ली। तो हमने कहा कि ये हमारे पास 30 डिग्री था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू हमने मेजर की, कुछ ना कुछ आर की वैल्यू आई होगी, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री से तो छोटा ही बनेगा। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने देखा कि इन दोनों को डिवाइड किया। तो ग्लास लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया म्यू, जिसको म्यू के साथ नोट करते हैं, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो कांस्टेंट आया, ठीक है। ये थोड़ा सा ना हम अगले टॉपिक में जाएंगे, जब एंटर करेंगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अभी सिर्फ समझने के लिए आप समझिए कि जो एंगल साइन के साथ ये बना रहा था, मतलब फॉर एग्जांपल ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी जो वैल्यू आती ना, ये स्टूडेंट बड़ी ही कमाल की वैल्यू है। ये हमेशा कांस्टेंट आती है, ये हमेशा कांस्टेंट आती है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पर इसको समझिए पहले। जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन जो अगर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का एंगल कुछ आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है, 30 से कम आ गया, तो उसकी जो रेशियो आएगी ना, रेशियो आएगी फॉर एग्जांपल आ गई 1.5, इसकी वैल्यू आ गई 1.5, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.5। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसके बाद 30 की जगह हमने जब 45 डिग्री एंगल किया, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो ये वाला जो एंगल आएगा आर का, एंगल आर का जो आएगा, वो इस हिसाब से चेंज होगा कि उसकी वैल्यू 1.5 ही रहेगी स्टूडेंट, समझ रहे ना। तो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे, 30 डिग्री, 45, 60, ऐसे 75, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमने क्या देखा कि इनकी जो रेशियो आ रही ना, आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। 30 के अकॉर्डिंग ये फॉर एग्जांपल 25 आ गई, 45 के लिए 40 आ गई, ऐसे ऐसे वैल्यूज चेंज कर रही थी। पर इनकी जो रेशियो आ रही थी ना, इनकी रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू थी, ये जो आ रही थी, इसको सॉल्व करके 1.5 भी आ रही थी हर बार। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लास लैब की, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, जैसे 1.5 रहती है तो ये फिक्स आ रही थी। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि हर मटेरियल का ना, हर मटेरियल की कोई ना कोई वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको नाम दिया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हैं ना। जो ये कांस्टेंट टर्म आ रही ना, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, इसको हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ स्टूडेंट? तो इसी को हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो ये हम डिस्कस करेंगे, तो पर इसमें और क्या क्या यूज हो सकता है स्टूडेंट? इसमें हमने एक चीज और नोट करनी है, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये कभी भी आपने 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है? और ये 90 डिग्री पे कभी नहीं भेजना। इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल देखिए कैसे नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जो स्नेल्स लॉ ना, स्नेल्स लॉ, दिस इज ट्रू फॉर अ वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। समझे स्टूडेंट? अब ऐसे यहाँ पे मैं नॉर्मल फेंक दूँ, ऐसे मैं यहाँ पे नॉर्मल फेंक दूँ 90 डिग्री, ऐसे फेंक दूँ, तो ये तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी स्टूडेंट। ये देखिए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी लाइट को ऐसे इंसिडेंट करें बिल्कुल ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये ऐसे चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट, तो ये याद रखना आपने, दिस लॉ इज एप्लीकेबल between these two angles, that is between 0 degree to 90 डिग्री। समझे? और ये जो वैल्यू आती है ना कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ ना स्टूडेंट? फिर से देखिए दोनों लॉ। पहला लॉ क्या कहता था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन। क्लियर? और दूसरा लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। समझ रहे स्टूडेंट? अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं RI लिख देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फिजिकल quantity which gives measure, which gives a measure of angle of bending of light, measures of the angle of bending of light। समझे स्टूडेंट? तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। एक और चीज़ है स्टूडेंट, जैसे हमने पीछे किया ना साइन आई बाई साइन आर इस कांस्टेंट, इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी याद करिए कि इस कांस्टेंट को हमने सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे ही इसको हम कह देते हैं स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ये भी आपने याद रखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड में। व्हाट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ? It is defined as the ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of reflection. It is always constant and that constant is called refractive index. अभी आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, इसको स्पीड के साथ भी रिलेट करके बताएंगे आपको। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी विच गिव्स मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कितना वो बेंड कर रही है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, जैसे हम ना कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। किस में कंफ्यूज रहते हैं? इसका सिंबल जो है वो एन के साथ डिनोट करते हैं, एन के साथ, एन। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ N21, ठीक है, N21, जैसे ये वाले डायग्राम में इसको मैंने मान लिया फर्स्ट मीडियम और इसको मान लिया मैंने सेकंड मीडियम। समझे स्टूडेंट? 1 और 2। तो N21 को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे N21 जो है इसको आप ऐसे मान सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं लिख दूं N12, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ रहे हैं? N12 और N21 का थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि क्या इसका मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब कि जैसे हम यहाँ से लाइट भेज रहे हैं, ये मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर हम यहाँ से यहाँ पे भेजें, फर्स्ट मीडियम में भेजें, नीचे से ऊपर भेजें, तो हम कैसे लिखेंगे? N12, 1 2 2। समझे स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखना होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल n21, हमने ये वाली ऊपर वाली एग्जांपल ही ली कि फॉर एग्जांपल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट इज नोटेड बाय सिंबल n21। क्लियर? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ, इसको एज इट इज ही लर्न करना स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, रेशियो ऑफ एंगल, एंगल की जगह लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इनकी रेशियो जो आएगी, इनकी जो रेशियो आ रही है, ये देखो ये रेशियो जो आ रही है, इसी को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n21 या nm लिख दो, ठीक है? तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर से देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी v1 स्पीड थी और इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, v2 थी। तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्पीड को डिफाइन करोगे? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वी कैन से v1 डिवाइड बाय v2 विच इज इक्वल टू साइन i डिवाइड बाय साइन r। समझ रहे स्टूडेंट? इसको ऐसे डिफाइन कर सकते स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फिर से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिफाइन क्या करता है कि कितनी स्पीड से लाइट यहाँ से आ रही थी, ये कितनी स्पीड से बेंड की। जो बेंडिंग इफेक्ट हो रहा है वो किसके करके हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उसकी रेशियो का ही, उसकी रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्टूडेंट कमाल की बात देखिए, अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 30 डिग्री 45 60 75 करोगे तो, और यहाँ पे आर की वैल्यू को चेंज करोगे तो उसका जो रेशियो आ रहा था जैसे 1.5 आ रहा था ग्लास के केस में। तो सिमिलरली अगर आप स्पीड को भी डिवाइड करोगे ना, स्पीड को भी डिवाइड करोगे तो उनकी भी रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो भी 1.5 ही आएगी स्टूडेंट, 1.5 ही आएगी। समझ रहे ना स्टूडेंट? तो ये आपने याद रखनी है चीज़, ये आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा सकता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये जो मीडियम 1 था, मीडियम 1 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट c के साथ नोट करते हैं, c डिवाइड बाई v। अब जो c है वो क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे ना स्टूडेंट? ये फिक्स्ड वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट जब एयर में चलती है, ये हमें पता है। मतलब v1 जो है वो c आ गया, v1 क्या आ गया? c आ गया। समझ गए? और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है। और v2 को हमने मान लिया v। और वेलोसिटी ग्लास में मैंने आपको शायद लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कितनी होती है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी रहती है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट आंसर आता हुआ लग रहा है 1.5 स्टूडेंट, ये तो सेम आ रहा है देखिए स्टूडेंट 1.5। तो इसका मतलब कि हमने जो पढ़ा अभी तक वो सारी की सारी क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वली आ रही है। तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं इसको? फिर से देखिए स्टूडेंट, इसको लर्न करने का तरीका देखिए। जैसे देखिए स्नेल्स लॉ, ऐसे लर्न करना स्टूडेंट्स आपने। स्नेल्स लॉ, व्हाट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ? there is some constant, that constant is called refractive index, that is n21. It is equal to speed of light in medium 1 v1 divided by v2 which is equal to sin i divided by sin r। स्टूडेंट समझ रहे हैं? और अगर पहला मीडियम हमें पता हो, फॉर एग्जांपल c है c, और दूसरा मीडियम भी पता हो, ठीक है, तो ऐसे वाली टर्म्स जैसे ये वाला आ गया c/v, तो ऐसी टर्म को स्टूडेंट हम कहते हैं जिसमें एक टर्म हमें फिक्स पता हो, ये वाली टर्म जैसे फिक्स पता है, या एयर वाली टर्म में गिवन हो, तो ऐसे वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को n21 इज इक्वल टू c/v, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें पता है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट अभी आपने लर्न की है दो टर्म्स, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो टर्म है इसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशंस बढ़ाई हुई हैं और कुछ भी नहीं है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये कंसीडर नहीं कर रहे होते कि कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो एयर ही हो, एयर के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो हम इसका मतलब रिलेट करवा रहे हैं, उसको रिलेट करवा रहे हैं दो रिफ्रैक्टिव
वैल्यूज़ को, दो रिफ्रैक्टिव अलग अलग की वैल्यूज़ को, समझ रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ को आपने लर्न कैसे करना है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट and that constant is either equal to speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2, and that speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 is called relative refractive index. If one of the speed is known and that known speed is speed of light, that is c upon v, that ratio is called absolute refractive index. समझ रहे ना स्टूडेंट? दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किए अब हमने, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हमने बाइफरकेट किया दो पार्ट्स में, एक कर दिया हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को हमने कर दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ रहे ना ये दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस? इसमें हमें एब्सोल्युटली पता है ये सी है। अब स्टूडेंट इसके बाद आपने ना कुछ वैल्यूज लर्न करनी है, ठीक है। एक आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 175 पे एक चार्ट बना होगा स्टूडेंट, तो उस चार्ट में कुछ वैल्यूज दी होंगी, जैसे कि एयर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लेते हैं, पर बुक में लिखी हुई है 1.003, ठीक है, 1.0003। तो आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। एयर या वैक्यूम के लिए इट विल रिमेन 1 लिख दोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। और दूसरी वाटर की वैल्यू होती है 4/3, ठीक है, 4/3, और ये लिखी जाती है 1.33। समझे स्टूडेंट? और क्या लर्न कर सकते हो? एक ग्लास की जैसे होगी, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ग्लास या क्राउन ग्लास लिखा होगा, वैसे तो 1.5 लिखते हैं, तो 1.52 भी लिखी हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी वाली वैल्यूज आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट, एक येलो बॉक्स में आपके टर्म बनी होती है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पे एक टर्म बनी हुई है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। स्टूडेंट आपने इसको एक ही वर्ड में समझना है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट। समझ रहे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी समझिए कि जैसे ना कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी ये दोनों अलग अलग टर्म है। समझ रहे स्टूडेंट? तो ये जरूरी नहीं कि ये दोनों वर्ड को सुन के आपको लगे कि ये दोनों सेम है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर समझना हो कि जैसे केरोसिन है, केरोसिन की स्टूडेंट ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत हाई होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हाई है, जैसे हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ रहे हैं स्टूडेंट? इस फॉर्म में हम बोल रहे होते हैं। तो वो टेक्निकल टर्म आप समझने की कोशिश करना कि जैसे केरोसिन ऑप्टिकली डेंस, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, समझ रहे, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम होती है इसके कम्पेयर टू, ठीक है। बट स्टूडेंट मास डेंसिटी की बात की जाए, मास डेंसिटी केरोसिन की जो होती है ना स्टूडेंट, केरोसिन की इट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट ये आपने समझना है कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सेम वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है। ये इसका मतलब होता है कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि अलग टर्म है एज कम्पेयर टू मास डेंसिटी। जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि केरोसिन की एग्जांपल दी आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि जो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा तो उसमें लाइट जो वो ज़्यादा बेंड करेगी, और जो ऑप्टिकली कम डेंसर होगा तो उसमें लाइट कम बेंड करेगी। समझ रहे ना? तो जैसे ये हमने स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। समझ रहे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू दिस इज ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस आपने वर्ड याद रखना है। सबसे पहले व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें हमें पता ही नहीं होता कि दोनों के मीडियम के बारे में, तो हम रिलेट करवाते हैं। तो दूसरे वाले में हमें एब्सोल्युटली पता होता है, जैसे कि एक मीडियम एयर है तो हम उससे कंपेयर करके जो रेशियो आती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और लास्ट में हमने एक पढ़ा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ना स्टूडेंट्स, वो मास डेंसिटी से अलग होती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।